नमस्कार। आज हम भारतीय काव्य की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी संरचना क्या है। कभी सोचा है कि कोई कविता हमारे दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ जाती है? इसका जवाब दरअसल भारतीय काव्य शास्त्र की एक बहुत पुरानी सोच में छिपा है। एक ऐसी सोच जो कविता को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा अनुभव मानती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, काव्य है क्या? फिर देखेंगे इसके मुख्य घटक क्या हैं, जानेंगे काव्य की आत्मा यानी रस के बारे में, फिर इसके मुख्य प्रकार और आखिर में महाकाव्य और खंड काव्य में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, काव्य आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, काव्य सिर्फ गद्य या प्रोस की तरह नहीं है। यह हकीकत का सीधा साधा बयान नहीं है, बल्कि ये तो कवि के मन पर पड़े असर का एक आईना है, एक इमोशनल आईना। शुरुआत में भामह जैसे बड़े विद्वानों ने कहा कि भाई शब्द और उसका मतलब जब ये दोनों साथ आ जाएं तो काव्य बन जाता है। लेकिन बाद में विश्वनाथ ने एक ज्यादा गहरी बात कही जो आज भी सबसे ज्यादा मानी जाती है। उन्होंने कहा, असली काव्य वो है जिसमें रस हो, मतलब एक इमोशन, एक फीलिंग हो। और यही बात सबसे जरूरी है। फोकस सिर्फ शब्द अर्थ से हटकर रस यानी उस इमोशनल अनुभव पर आ गया। असल में यही काव्य का सार है। ठीक है, तो काव्य एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, पर सवाल यह है कि ये एक्सपीरियंस बनता कैसे है, इसकी बनावट क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें इसके 3 मेन पिलर्स या कहीं के 3 मुख्य घटकों को देखना होगा। ये 3 स्तंभ हैं। रस, जो कि कविता की आत्मा है, उसकी भावना। फिर आता है छंद, जो से एक रिदम, एक लय देता है। और आखिर में है अलंकार, जो उसे सुंदर बनाता है, उसे सजाता है। अब इन तीनों में से एक चीज सबसे ऊपर है, एक ऐसी चीज जिसके बिना कविता बस शब्दों का ढेर है, और वो है रस, जिसे काव्य की आत्मा भी कहा गया है। तो ये रस है क्या? इसका शाब्दिक मतलब है जूस या सार, मतलब वो स्वाद, वो इमोशन जो कविता को पढ़कर या सुनकर महसूस होता है, चाहे वो प्यार हो, दुख हो या बहादुरी का एहसास हो। सच कहें तो बिना रस के कविता बस शब्द हैं, लेकिन रस के साथ वो एक यादगार अनुभव बन जाती है। और इसीलिए पुराने आचार्यों ने इसे काव्य की आत्मा का दर्जा दिया है। अच्छा, तो हमने काव्य के अंदर की बनावट को तो समझ लिया। अब जरा ये देखते हैं कि बाहरी तौर पर ये कितने तरह का होता है, मतलब हम इसे अनुभव कैसे करते हैं, उसके आधार पर इसके कौन-कौन से प्रकार हैं। इसे बांटने का सबसे पहला और आसान तरीका हमारी इंद्रियों पर आधारित है। क्या काव्य सुनने या पढ़ने के लिए है, जिसे श्रव्य काव्य कहते हैं, या फिर वो देखने के लिए है, जैसे कोई नाटक, जिसे दृश्य काव्य कहा जाता है। अब अगर हम सिर्फ सुनने वाले काव्य यानी श्रव्य काव्य की बात करें, तो इसमें भी कहानी कहने के 2 बड़े रूप हैं, और ये दोनों ही प्रबंध काव्य कहलाते हैं। मतलब ऐसी कविताएं जिनमें एक कहानी लगातार चलती है। इसे कहानी कहने के 2 अलग-अलग स्केल की तरह देखा जा सकता है, एक बहुत बड़ा और विशाल, और दूसरा छोटा और फोकस्ड। यहाँ से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। महाकाव्य में किसी हीरो की पूरी जिंदगी की कहानी होती है, जैसे रामचरितमानस। ये कम से कम 8 सर्ग या सेक्शंस में बटा होता है। वहीं खंड काव्य में हीरो की जिंदगी की सिर्फ एक घटना होती है, जैसे पंचवटी। ये अक्सर छोटा होता है, पर अपने आप में पूरा होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि काव्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं को सहेजने की एक कला है। इसकी जान है रस। इसके 3 हिस्से हैं, रस, छंद और अलंकार। इसे सुना भी जा सकता है और देखा भी। और कहानी कहने में ये महाकाव्य जैसा विशाल भी हो सकता है और खंड काव्य जैसा छोटा भी। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है कि अगली बार जब कोई कविता सामने आएगी, तो क्या हम सिर्फ उसके शब्द समझेंगे या उसके रस को, उसके असली स्वाद को महसूस करने की कोशिश करेंगे।